में जो वर्गीकरण है, विंध्य में तमाम तरह के कऊ मर्ज ज़्यादा हैं और उनकर कऊ में इलाज हो रहा है और कऊ में तकनीक जो है एक मर्जन का जो है लाइलाज बीमारी का इलाजदार बीमारी बनावे में सहायक बन रही है। एक बड़ा मतलब यदि सर्जरी में देखा जाए तो तकनीक जो है एक बेहद बड़ी माध्यम बनी है। पुरान और आज में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। शरीर के अंदर अपना का बिना काटे चीरे फारे जो हैं उनका देखे के सुविधा तमाम आ चुकी हैं और तमाम जो महंगे महंगे ऑपरेशन जो देश विदेश में हो रहे हैं वह आज अपना पचे जो है विंध्य के तमाम अस्पताल जो हैं मुहैया कराए रही हैं। उन तकनीकन के बारे में थोड़ा लोगन का बताएं। पत्थरी जो है एक तमाम विंध्य के यदि बात करी जो यहाँ के वर्गीकरण में अपना बताओ बहन की पत्थरी एक बड़ी समस्या है। तो ये पत्थरी के होए के कारण का है काहे कि बच्चन में हम ये ज़्यादा समस्या देखी थे, बूढ़ों व्यक्ति में समस्या देखी थे, जवानों के अंदर यह समस्या रहा थी। तो मतलब का कुछ मतलब खान पान में जो है सावधानी बरतें तो यह पत्थरी जैसा समस्या जो अमूमन आम हो रही है वह न हो। यह है कि पत्थरी का लेके तमाम भ्रांति जो है समाज में फैली है। चाहे कहे कि विंध्य एक कहा जाए हम कला थे लिटरेसी रेट में काफ़ी पीछे है, वह शैक्षणिक दर नहीं है जो तमाम और बड़े शहरन के ओर है। तो यहाँ पत्थरी का लेके को कही कि यह पानी पी ले, वह काढ़ा पी ले या ऐसा कह ले या दवाई खा ले तो वो पत्थरी अपने आप गल के निकल जाए। तो का पत्थरी का निकलवाऊ जरूरी है या फिर ओकर ट्रीटमेंट लेके गलवाऊ या तमाम ये चटक वैद्य जो फैले हैं उनकर जो डिसीजन होता है कितना शरीर में दुष्प्रभाव डालत है। हम जो अभी अपना बताएं कि फिस्टुला है, भगंदर है, बवासीर है, ये तमाम जो यह खान पान से जुड़ी समस्या है एहू के सर्जरी के अब साधारण इलाज है और लगभग एहू में तकनीक नई का आई है ओहू के बारे में थोड़ा। चाय के आशिकी हमको लागत है दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ रही है। काहे कि तमाम जो बाजार हाट अपना देखब तो चाय के दुकानन के संख्या बढ़ी रही है। चाय चौपाल, चाय सुट्टा बार, चाय केटली, मतलब तमाम तरह के अमृत तुल्य यह तरह के अपनों दिखे हो कि काफ़ी स्टॉल लग रहे हैं। लेकिन चाय लोगन खातिर बेहतर कब होई और कहाँ ठे नुकसान कह सका थी एक यदि अपना थोड़ा और खोल के बताए पाई तो ज़्यादा बेहतर है। कैंसर के विंध्य में अपना कौन हिसाब से हुआ देखी थे कि विंध्य में कितना मरीज जो है इससे ग्रसित है और यदि परसेंटेज वाइज में वर्गीकरण करी थे अपना तो कितने जनसंख्या में या अबे कैंसर जैसा एक खतरनाक बीमारी जो है पहुंच चुकी है। लेकिन दिल के बीमारी डॉक्टर तो ये हैं अपना सर्जन हैं, सफल सर्जन हैं, तमाम तरह के पेशेंट अपना के लगे आवत है और हम ये चाहिए थे कि यदि कोनो डॉक्टर का हम पकड़े हैं तो उससे वो तमाम चीज़ हम हासिल करी जो एक पेशेंट जो है ओके मन में चल रहा हो वह जाने चाहते। दिल की बीमारी अमूमन इस समय देखा जा रहा है कि 20 से लेके 40 के बीच के जो युवा वर्ग है जो मतलब इनके बीच में दिल के दौरा आवे की या जो एक दिक्कत है या कौने वजह से है, काहे के वजह से है और एक कैसा रोका जा सकता है यदि कबो समस्या हो। जख्म तो बहुत है लेकिन उन पर मरहम लगाने वाला चाहिए। जी हाँ, हेलो डॉक्टर के या दूसरे एपिसोड में अपना पंचन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान विंध्य के नामाजादी डॉक्टर अखिलेश पटेल हैं जे एक महज कम उम्र में बड़े बड़े संस्थानन में एम्स जैसा संस्थानन में अपन सेवा दे चुके हैं। ओके बात कहा थे ना, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, तो अपने जन्मभूमि के कर्ज अदायगी खातिर विंध्य में लगातार सेवा दे रहे हैं। अपना एक सफल सर्जन के साथ साथ अपना एक सफल अस्पताल जो है नेशनल अस्पताल संचालित कर रहे हैं जो उनमें तमाम जटिल मर्जन के इलाज अपना के द्वारा किए जाते हैं। चलिए आज हेलो डॉक्टर में हम सीधी बातचीत करब डॉक्टर अखिलेश पटेल सर से कि आखिरकार जो विंध्य माँ है रोगन के कऊ में जो वर्गीकरण है, विंध्य माँ तमाम तरह के कऊ मर्ज ज़्यादा हैं
और उनकर कऊ में इलाज हो रहा है और कऊ में तकनीक जो है एक मर्जन का जो है लाइलाज बीमारी का इलाजदार बीमारी बनावे में सहायक बन रही है। तो पहले तो अपना के बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर साहब। नमस्कार गणेश जी, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं इन विषयों पे प्रकाश डालेंगे। और पहला सवाल जैसा कि आपका था कि वर्गीकरण किया जाए कि विंध्य क्षेत्र में कौन सी बीमारियां हैं, तो एज ए मैं जनरल सर्जन जो मैं अपनी ओपीडी में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सामान्य बीमारियों में से पथरी की बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। अब पथरी कहीं भी हो सकती है, किडनी में हो सकती है, किडनी के नीचे के रास्ते जिसको यूरोटर बोलते हैं वहाँ हो सकती है, पेशाब की थैली में हो सकती है। दूसरी एक होती है पित्त की थैली की पथरी। ये भी मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा है, पित्त की थैली की पथरी, पुरुषों की तुलना में। और समय के साथ ये बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं इसका कारण यहाँ का पानी है, खान पीन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ हो गई पथरी की समस्या। दूसरी सामान्य बीमारियों की बात करें जिससे लोग अछूते रहते हैं या उसका इलाज नहीं लेते हैं, वो होती है मल द्वार से संबंधित बीमारी। उसमें अपनी आती है पाइल्स आता है जिसको बवासीर बोलते हैं, फिस्चुला आता है और फिशर आता है। तीनों ही तरीके की जो बीमारियां हैं ये मल द्वार से संबंधित बीमारियां होती हैं, जो कि इसे एक समाज में एक प्रतिष्ठा और उससे जोड़ के देखा जाता है। तो शुरुआती अवस्था में लोग इसका इलाज नहीं कराते हैं। मैं देख रहा हूं कि लगभग यदि 100 मरीजों को देखा है तो ट्रीटमेंट के लिए उसमें से 20 से 30% लोग ही उसके लिए पूरे इलाज के लिए तैयार हो पाते हैं। बाकी तो उसको सामान्य दवाइयाँ ले करके और घर जाना ही पसंद करते हैं। जी चलिए, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के द्वारा साफ तौर पर यह तो बताइन दीनगा कि यहाँ कऊ में बीमारिन के तासीर है। समझब जरूरी यह है कि बीमारी हो तो आम जन शरीरम व्याधि मंदिरम कहा जाता है कि शरीर जो है व्याधि के मंदिर है, लेकिन वह व्याधि का दूर करे खातिर एक सही डॉक्टर के सही समय में यदि सलाह लीन जाए और उपचार लीन जाए तो निश्चित तौर पर वह व्याधि जो है अपना के शरीर से दूर हो जाए। इसका थी डॉक्टर साहब एक बड़ा मतलब यदि सर्जरी में देखा जाए तो तकनीक जो है एक बेहद बड़ी माध्यम बनी है। पुरान और आज में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। शरीर के अंदर अपना का बिना काटे चीरे फारे जो हैं उनका देखे के सुविधा तमाम आ चुकी हैं और तमाम जो महंगे महंगे ऑपरेशन जो देश विदेश में हो रहे हैं वह आज अपना पचे जो है विंध्य के तमाम अस्पताल जो हैं मुहैया कराए रही हैं। उन तकनीकन के बारे में थोड़ा लोगन का बताएं। जी बिल्कुल सही कहा है। चूँकि सर्जरी की सुश्रुत के जी के समय से ये विधा हमारे देश में या दुनिया में बोले कि चालू हुई थी। पहले तो चीरा लगा के कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पित्त की थैली में पथरी है तो एक चीरा लगता था, चीरा लगा के पूरा खोला जाता था, पथरी निकालते थे, फिर टाँके लगते थे, 25-50 जो भी टाँके लगे करे, फिर घाव भरना करना, एक लंबी प्रक्रिया होती थी। मरीज मान के चलता था कि साहब महीने 2 महीने का काम सब समय कटाई उटाई सब ख़त्म करके आता था कि महीने 2 महीने अब हमको आराम करना पड़ेगा इस ऑपरेशन के बाद। उससे वो प्रभावित होता था, परिवार प्रभावित होता था। सब कुछ ठीक चला तो महीने 1.5 महीने का मसला है, यदि इन्फेक्शन लग गया, घाव पक गया, कट गया तो 2 महीने 3 महीने कितना भी समय लग सकता है। और मरीजों का समय यदि ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा तो मौत का भी कारण बनता था। तो चूँकि जैसा है आपका मानना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो समय के साथ ऐसी चीज़ें हुई कि कुछ ऐसा किया जाए कि इतना बड़ा चीरा ना लगे। तो कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, बाहर के साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि एक दूरबीन होती है, छोटे से छेद बनाया जाता है पेट में, जैसा हम बोलचाल की भाषा में बोले कि जैसे पहले कुएं होते थे फिर बोर वाला सिस्टम आ गया, तो उस समय वैसे ही समझे कुएं में बड़ी मेहनत लगती थी, चारों तरफ बड़ा गड्ढा करना पड़ता, फिर बोर आला उसी से। तो ऐसे ही हम एक छोटा सा बोर जैसा समझे, उसे एक लैप्रोस्कोपिक पोर्ट बोलते हैं, बटन के होल जितना ये बटन दिख रहे इतना ही बड़ा छेद किया जाता है और उसी से हमारी दूरबीन अंदर जाती है। और आपको बता दूं कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, दूरबीन सर्जरी हिंदी में बोल सकते हैं। तो कोई भी अंग हो, चाहे पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन हो, किडनी निकालना हो, स्प्लीन का हो, लीवर में मावात पड़ गई हो, ये सारे ऑपरेशन या कैंसर के भी अब ऑपरेशन क्या है, दूरबीन पद्धति से अंदर ही अंदर कर दिए जाते हैं। सारे अंग अंदर ही अंदर कट करके अलग कर लिए जाते हैं, फिर एक छोटे रास्ते से उसको निकाल लिया जाता है। बच्चेदानी का जैसे ऑपरेशन है तो ओपन करके, गांव में अभी भी ओपन वाली चीरा वाला मेथड ही पसंद करते हैं। अच्छा, एक बात इसमें और बता दूं कि बच्चेदानी का जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दूरबीन से, विंध्य क्षेत्र में शायद हमने ही सबसे ज़्यादा ऑपरेशन अभी तक बच्चेदानी के किए हैं। हमारी टीम है डॉक्टर पूजा मैडम के साथ।
तो उसमें यदि मरीजों को मैं समझाता हूँ कि दूरबीन से करा लें, तो उनके जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उसके फ़ायदे को समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि माता जी दूरबीन से आपका ऑपरेशन करेंगे, घाव कम होगा, खून नहीं लगेगा, जल्दी छुट्टी हो जाओगे, घर चले जाओगे। तो बच्चे तो समझते हैं, बोलते हैं हाँ नहीं सर आप तो दूरबीन वाला ही कर दो। पर जो माताएं हैं ना, उनको किसी न किसी पुराने लोगों ने फीड कर रखा है, दिमाग में डाल रखा है कि साहब दूरबीन वाला ऑपरेशन करेंगे तो कुछ छूट जाता है। अच्छा, तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ छूटता नहीं है, सारा का सारा निकल जाती है बच्चेदानी, और पूरा निकल जाता है। जितना आप भी ऑपरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने या चिकित्सक ने सलाह दी हो सब निकल जाता है। तो भ्रम से बचें, और डॉक्टर जो बोलता है वो आपके हित के लिए है, और भविष्य में इन तकलीफ़ों से दूर रहें, जल्दी छुट्टी हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि दूरबीन की पित्ती की थैली का ऑपरेशन मैं करता हूँ तो पहले या दूसरे दिन ही छुट्टी हो जाती है। बच्चेदानी में भी दूसरे तीसरे दिन ही छुट्टी हो जाती है, जिसके लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहना पड़ता था, अब वो समस्याओं से निजात मिल गई। तो ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है कि समय के साथ जिसके लिए लोग महीने भर का समय निकालते थे, आज उसको वीकेंड सर्जरी बोलते हैं। जब मैं कोलकाता में था तो वहाँ ये रहता था कि साहब सब जॉब में रहते थे, IT सेक्टर वाले, तो वो सब क्या है कि वीकेंड का अपॉइंटमेंट लेते थे। तो हम लोग मंडे से फ्राइडे तक थोड़ा थोड़ा कम काम रहता था, पर फ्राइडे नाइट से काम बढ़ जाता था। फ्राइडे नाइट को सब एडमिट हुए, ऑपरेशन हुए, सैटरडे को सब खाए पिए, सैटरडे शाम को घर चले गए, सैटरडे वाले मंडे संडे को चले गए। तो मंडे से वो अपने काम पे जाना चालू कर देते हैं, रूटीन IT सेक्टर वाले। तो ये टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट है। इससे क्या है, सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों को दर्द कम है, जल्दी अपना काम चालू कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी रहती हैं। चलिए, निश्चित तौर पर एक जटिल प्रक्रिया का ऐसे आसान शब्दन में सदैव है कि अपना का को बताए पाई। और निश्चित तौर पर दूरबीन पद्धति जो विज्ञान के एक चमत्कार से कम नहीं है कि अपना के शरीर के हर अंग के वह तमाम स्थिति, कौन रोगग्रस्त है, कौन सही है, और ओकर बाकायदा एग्जामिन करे के बाद जो फिर इलाज मुहैया करावत है डॉक्टर साहब रे, निश्चित तौर पर अपना के जीवन के वरदान से कम नहीं आया हुआ। और सर ये पत्थरी जो है एक तमाम विंध्य के यदि बात करिए, जो यहाँ के वर्गीकरण में अपना बताऊँ बहन की पत्थरी एक बड़ी समस्या है। तो ये पत्थरी के होए के कारण का है, काहे कि बच्चन में हम ये ज़्यादा समस्या देखी थे, बूढ़ों व्यक्ति में समस्या देखी थे, जवानों के अंदर यह समस्या रहा थी। तो मतलब का कुछ मतलब खान पान में जो है सावधानी बरतें तो यह पत्थरी जैसा समस्या जो अमूमन आम हो रही है वह न हो। बिल्कुल ठीक सवाल है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे योग में भी बोला जाता था, मैं उसको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं। ये हो ही नहीं पा रहा है। हम 3 से 4 लीटर पानी, हम सब जानते हैं कि हमको दिन में 3 से 4 लीटर के पानी पीना है, पर मुश्किल से अमूमन दोपहर में खाना खाया और शाम को कुछ पानी पिया। चाय पीने की आदत बढ़ती जा रही है। चाय से क्या है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो बचा कुचा पानी था वो भी निकल गया, और पानी हमने 1-1.5 लीटर पिया। तो समय के साथ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं पानी कमी की वजह से एक कण होता है, और उसी कण के चारों तरफ वो कैल्शियम के पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं प्याज के छिलके की तरह, और वो पथरी का स्वरूप ले लेते हैं। तो क्या करना है। और दूसरा ये भी कहूँ, इस क्षेत्र में हमारा हार्ड वाटर, कठोर पानी है, तो कठोर पानी में लवण की मात्रा, जो साल्ट की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो उसकी वजह से भी पथरी के कण एक जगह स्थिर हो गए, और यदि आपने पानी पिया तो कण क्या होगा, फ्लश आउट हो जाएगा, बह जाएगा, चला जाएगा, निकल जाएगा। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो क्या है, वो वहीं पर रखा रहेगा और उसी के चारों तरफ इकट्ठा होगा और वो पथरी का स्वरूप लेगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो पुराने हमारे नियम हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है, और वो आपके स्वास्थ्य को हितों के या शरीर के हितों को ध्यान में रख करके ही वो नियम बनाए गए थे। उनका पालन करेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। हाँ, जैसा आपने कहा कि कुछ बच्चों को होता है, कुछ लोगों को बार बार होता है, तो उनकी शारीरिक बनावट या संरचना ही ऐसी है, आनुवंशिक बनावट ही ऐसी है कि उनको बार बार होती रहती है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह रहते हैं, तो वो अपने करके उसका निदान अस्पताल में लिया जा सकता है। चलिए, निश्चित तौर पर जैसा कि पथरी एक अमूमन बड़ी समस्या है, यदि केहू के हो जाती या कोई बता देते तो बड़े लोग परेशान हो जाते। और डॉक्टर साहब एक बात यह है कि पथरी का लेके तमाम भ्रांति जो है समाज में फैली है, चाहे कहे कि विंध्य एक कहा जाए, हम कहते लिटरेसी रेट में काफ़ी पीछे है, वह शैक्षणिक दर नहीं है जो तमाम बड़े शहरन के ओर है। तो यहाँ पथरी का लेके को कही कि यह पानी पी ले, वह काढ़ा पी ले, या ऐसा कह ले, या दवाई खा ले तो वो पथरी अपने आप गल के निकल जाए। तो का पथरी का निकलवाऊ जरूरी है, या फिर ओकर ट्रीटमेंट लेके गलवाऊ, या तमाम ये चटक वैद्य जो फैले हैं उनकर जो डिसीजन होते हैं कितना शरीर में दुष्प्रभाव डालत है? जी,
दो तरीके से मैं इसको बांटना चाहूँगा या वर्गीकृत करना चाहूँगा। पित्त की थैली की जो पथरी है यदि वो आ गई है शरीर में तो नहीं निकलेगी, चाहे आप कोई भी तरीका अपना लें नहीं निकलेगी। उसके लिए तरीका यही है कि उसमें दर्द वगैरह ऐसा उठता करता है तो आप उसको दूरबीन पद्धति से निकलवा दें। आयुष्मान योजना भारत सरकार की अच्छी योजना है, उसमें निःशुल्क उपलब्ध है। तो पित्त की पथरी यदि किसी को है तो उसके लिए इंतज़ार मत करें। यदि वो सड़क के नीचे नलिकाओं में यदि चली गई तो फिर 3 ऑपरेशन होते हैं, मैं तो ये समझाता हूँ, है ना। तो 3 ऑपरेशन का वो खर्चा और फिर पेशेंट को तकलीफ वो सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो पित्त की थैली की पथरी के लिए इंतज़ार ना करें, अपने चिकित्सक या सर्जन से मिल करके उसको ऑपरेट तुरंत करवा लें। अब बात आती है किडनी की पथरी। तो किडनी की पथरी में अमूमन ऐसा है कि 6 से 8 mm तक की है तो खुद से निकल के पानी पिए, अच्छा कुछ दवाई गोली खाएं तो आराम से निकलने की उसकी संभावना 80% से ज़्यादा है। 8 mm से बड़ी है, 8 से 10 mm 12 mm की है तो निकलने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। हाँ, 8 mm या 5 mm या 4 mm ऐसा है कि जिसमें आपको भयंकर दर्द हो रहा है तो फिर तो निकलवाना ही पड़ेगा। तो वर्गीकरण में यही हुआ कि किडनी की पथरी में आप पानी पियो या दवाइयाँ लो, दर्द की दवाइयाँ लो या कुछ भी नहीं करो, आप पानी बस पियो। अब वो संयोग कहा जाएगा कि साहब वाले ने कुछ चूर्ण दिया या कुछ नींबू खिलाया, संयोग था नींबू पिए तो आपको खट्टा लगा तो आपने खूब पानी पिया, तो अल्टीमेटली पानी ही है। पानी आप बिना नींबू खाए भी पियो या सामान्य पानी पियो, 6 से 8 mm तक की पथरी होगी तो खुद ब खुद शरीर उसे बाहर निकाल देगी। और इससे बड़ी पथरी के लिए जो है अमूमन सर्जरी में जाना पड़ेगा। वो भी हम दूरबीन सर्जरी करते हैं, आयुष्मान योजना में वो भी उपलब्ध है। तो फंड का तो आजकल कहीं कुछ मसला रह ही नहीं गया है। सरकारी योजनाएं इतनी प्रभावी और सक्षम है कि गरीब से गरीब भी इलाज अब दूरबीन से वो भी हम करते हैं। कहीं चीर फाड़ में पहले एक समय सब चीरा लगता था किडनी में, किडनी भी डैमेज होती थी, फिर वो पथरी निकलती करती थी, अब तो सब दूरबीन से होता है। तो ये जो भी आप खुद से डॉक्टर साहब से या सोनोग्राफी डॉक्टर साहब से पूछ लो कि साहब बड़ी है कि छोटी है, 6 mm से बड़ी बता रहा है तो संबंधित चिकित्सक की सलाह लें। छोटी है तो यदि नहीं पहुंच पा रहे डॉक्टर के पास तो पानी पिए, पर्याप्त मात्रा में निकल जाएगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ हजारन के लाखन के इलाज महज अपना का बताए दिन का बड़े सरल शब्दन में कि पानी पिए से वो पथरी यदि 5 mm तक के है, 6 mm तक के है तो वो निकल सकत है। लेकिन यदि असहनीय दर्द हो रहा है तो ओके खातिर नियमित अपना का डॉक्टर सलाह लेके और यदि दर्द ज़्यादा है तो ओका सर्जरी में जाएगा पड़ी। तो निश्चित ठीक है, पथरी के या जो सर्जरी है और तमाम जो शरीर के अंगन में ये पथरी हो के कारण एक कैल्शियम के जो कहा जाए लगातार इकट्ठा हो, और जैसे सर बता रहे हैं कि पानी कम पिए के वजह से यह सब समस्या के सामना करे का पड़ा था। सर अब यदि आगे बढ़ी थे हम जो अभी अपना बताएं कि फिस्टुला है, भगंदर है, बवासीर है, ये तमाम जो यो खान पान से जुड़ी समस्या है, एहू के सर्जरी के अब साधारण इलाज है और लगभग एहू में तकनीक नई का आई है, ओहू के बारे में होगा जी। पाइल्स है, फिस्टुला है, बवासीर है, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये हमारे पाचन तंत्र से नियंत्रित रहती है। यदि हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, अच्छा खाना खाते हैं, पेट अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है तो ये बीमारियां होने की संभावना ना के बराबर है। यदि आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, यदि आप सुबह चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं तो बहुत सारे अंदर की कोशिकाएँ पैरालाइज हो जाती हैं, फिर खाना हम उसके बाद खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं है, फिर अंदर पेट में छाले बनते हैं, छाला भी पेट में बनता है तो खून का अंदर रिसाव रहता है जो अमूमन पता नहीं चलता है। हल्का पेट भारी भारी मोटा मोटा सबको लगता है और उसको सब निगलेक्ट करते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक जाकर पी लिया, फिर चाट खा लिए, समोसे खा लिए, अंदर एकदम पेट का एकदम कचड़ा कर दिया, है ना। होना क्या चाहिए कि सुबह बढ़िया आप दूध लो, केला खा लो, लुगदी बने, पेट को पहला खाना मुलायम खाना मिले, फिर उसके बाद एक आध फल वगैरह। केला तो मैं इसलिए सबको बोलता हूँ साहब को, गांव में भी मिल जाता है, शहर में मिल जाता है। यदि आप कहीं बाहर भी घूमने गए हैं तो कुछ धोने करने का झंझट नहीं, केले का छिलका निकाला और खा लिए, भूख लगी तो। अभी पसंद क्या करते हैं कि केला तो साहब 10 रुपये में 2 या 3 मिल भी जाएंगे, पर आप बगल में समोसा वाला के भी लाला चाह रहा है, चाट वाले का भी लाला चाह रहा है, चाय भी रखी है, बर्गर रखा है, पिज़्ज़ा रखा है। इस जंक फूड समय के साथ
साथ बढ़ते गए हैं और जो हमारे सात्विक भोजन थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, क्योंकि हो सकता है उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा हो, पैलेटेबल टेस्ट नहीं था। तो जो आजकल के बच्चे हैं, नई जनरेशन है, सब जंक फूड की तरफ ज़्यादा है और जो हमारा अच्छा खाना था उसको उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर वाली बीमारियां बढ़ गई। पेट पचता नहीं है तो क्या है, जोर से प्रेशर से पेट भड़बड़ करके रोड साफ़ होता है। भड़बड़ करके जब पेट साफ़ होता है तो खाने में कुछ नुकीले कण होते हैं, उससे लेट्रिन का रास्ता छिल जाता है। और जब लेट्रिन का रास्ता छिल जाता है तो अगली बार जब लेट्रिन आती है तो लेट्रिन में भी सामान्यतः नमक तो होता ही है, तो वो नमक उस छिले हुए जगह पे जैसे ही लगता है तो दर्द होता है और भयंकर दर्द होता है। मैं आपको बता दूं, लोगों को आधे घंटे से लेकर के 5-5 घंटे तक दर्द होता है और दर्द हर बार फटता जाता है, हर बार दर्द होता है तो लोग खाना बंद कर देते हैं। इसको फिशर बोलते हैं जी। तो इसमें क्या करना चाहिए, खाने पीने की प्रक्रिया ठीक रहनी चाहिए। किसी को भी है नहीं पहुंच पा रहे हैं डॉक्टर के पास तो क्या करें, एक टब में गुनगुना पानी ले लें, है ना, और गुनगुने पानी में जब भी मोशन या लेट्रिन करके आए तो उसमें 15 मिनट बैठ के सिकाई करें, जले नहीं, गुनगुना पानी रखें। मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को सिकाई कर लें, लगभग 50 से 60% दर्द उनका ठीक हो जाएगा। और खाना अच्छा रख लें, चाय पीना बंद कर दें, सुबह फल खाएं, केला खाएं, दूध पिएं, दूध नहीं पचता तो नहीं लें पर केला फल ज़रूर खाएं। तो इससे क्या है, उनके ये फिशर वाली समस्या इन्हीं आदतों को सुधारने की वजह से ही अपनी ठीक हो सकती है। दूसरी हम पाइल्स की बात करें तो पाइल्स में क्या होता है, यही खाना गड़बड़ है, प्रेशर लगा तो जो लेट्रिन के अंदर की नसें हैं वो फट जाती है। जब वो फट जाती हैं तो बहुत सारा मात्रा में खून निकलता है। हम तो ये देखते हैं कि कुछ मरीज ऐसे हैं कि इतना खून निकल गया है कि शरीर में केवल 2 या 3 ग्राम ही खून बचा है। अमूमन 12 ग्राम से ज़्यादा खून हमारे शरीर में होना चाहिए और एक ब्लड लगाते हैं तो 1 ग्राम ही बढ़ता है। फिर किसी का 2 या 3 ग्राम खून पहुँच गया है तो हार्ट फेल में भी जा सकता है, मतलब अंदर की नस इतनी फट गई है कि सब बह गया। तो उस स्थिति में भी वही सिकाई करें और यदि खून कम हो गया है तो चिकित्सक से मिलें। अब आ जाते हैं आपके प्रमुख सवाल पे, ये तो बीमारी बता दी क्या है। अब पहले के समय में आयुर्वेद में कुछ छाल सूत करके प्रक्रिया होती थी, धागे से बांधते थे, बहुत दर्द होता था, 10-15 दिन दर्द रहता था, फिर वो मरीज़ चल नहीं पाता था, खा नहीं पी पाता था। फिर ओपन मेथड आया, ओपन मेथड में क्या है, उसको जो भी कट गया है या फट गया है उसको सील किया जाता था, जलाया जाता था या काटा जाता था। अभी जो सबसे एडवांस है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है दुनिया में, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र में कोई भी दर्द नहीं होता है, जहाँ भी खून की नस फट गई है वहाँ पे लेज़र डाल के उसको सील कर दिया जाता है। फिशर वगैरह है उस रास्ते को चौड़ा कर दिया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट आज का सबसे आधुनिक और स्वीकृत एक्सेप्टेड मेथड है। 1 दिन में छुट्टी हो जाती है, मरीज को दर्द नहीं होता है और सारी बीमारियों से आज़ाद मिल जाता है। तीसरा एक फिस्चुला भी है। फिस्चुला में क्या होता है कि लेट्रिन के रास्ते के बगल में एक छोटी सी फुंसी होती है जिसमें बार बार पानी आता रहता है, तो लोग उसको छोटी सी फुंसी नहीं है, वो नहर की तरह मेन लेट्रिन के रास्ते से जुड़ी होती है। तो लेट्रिन का पानी हल्का हल्का उस फुंसी में भरता है, फिर फूटता है, फिर ठीक होता है, फिर भरता है, फिर फूटता है। तो उसको भी लेज़र ट्रीटमेंट से आसानी से किया जाता है और 1 या 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब के द्वारा एक गंभीर समस्या जेका बतबई में लोग थोड़ा लजात हैं कि यह समस्या है, एक इलाज कहाँ हुई, तो वह बड़े खुले शब्दन में अपना के द्वारा बता देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात कह रहे हैं कि चाय के आशिकी हमको लागत है दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ रही है। काहे कि तमाम जो बाजार हाट अपना देखब तो चाय के दुकानन के संख्या बढ़ी रही है। चाय चौपाल, चाय सुट्टा बार, चाय केटली, मतलब तमाम तरह के अमृत तुल्य यह तरह के अपनों दिखे हो कि काफ़ी स्टॉल लग रहे हैं। लेकिन चाय लोगन खातिर बेहतर कब होई और कहाँ ठे नुकसान कह सकती एक यदि अपना थोड़ा और खोल के बताए पाई तो ज़्यादा बेहतर है जी। चाय मेरे हिसाब से सुबह की तो ना ही पिएं, जो बेट्टी बोलते हैं सुबह बिस्तर से उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही आपने पेट को पैरालाइज कर दिया, उसके बाद आप जो भी डालोगे ना वो आपको पचेगा नहीं। तो यदि चाय पीने की बहुत शौक है तो इवनिंग में शाम के समय की आप रख सकते हो, है ना, शाम की चाय पी ले। और चाय की मात्रा बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग 10 बार 12 बार 15 बार चाय बना के पिए जा रहे हैं, ऑफिस में जो भी हमारे नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो दिन भर चाय ही पी रहे हैं, तो उससे क्या है अंदर पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद चाहे आप जूस पियो, केला खाओ, कुछ भी खाओ, पाप अलग होता है, पुण्य अलग होता है, मैं ऐसे कह लूँ। तो यदि आपने चाय डाल दिया दिन में 5-6 बार की आपने चाय 4-5 कप डाल दिया तो फिर पूरे दिन का आपका सिस्टम ख़राब है, चाहे आप फिर कुछ भी खाओ।
तो यदि चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो उसको लिमिट करें, कम करें, रिड्यूस करें। वो भी एक तरीके की लत ही है, नशा ही है, व्यसन ही माना जाएगा। तो शाम की चाय आप रख लें, शाम की चाय, और चाय के साथ कुछ खाएं ज़रूर, थोड़ा सा हल्का बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ भी रख लें, उसके साथ ज़रूर खाएँ। तो ये मेरे हिसाब से ठीक रहेगा यदि आदत में ऐसा है तो। चलिए, तो निश्चित तौर पर चाय लवर खातिर यथो का शॉकिंग खबर है कि जो डॉक्टर साहब बीमारी बता रहे हैं वो बीमारी चाय के वजह से काफ़ी हद तक हो रही हैं। और सवेरे के खाली पेट के जो चाय ही वो निश्चित तौर पर जो मैं डॉक्टर साहब बतावत है हमरो आदत रही, लेकिन आज के बाद से शायद वो आदत हम पूरी तरह से छोड़ दें। अब एक बेहद बड़े विषय पर हम अब सीधे चर्चा करने वाले हैं सर से। कैंसर यानी कर्क रोग या तमाम तरह के आज जो है बच्चा से लेके बूढ़ डांगर सबका हो रहा है। और एकर इलाज के लेके जो है तमाम भ्रांति है कि बम्बई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरन में, देश विदेशन में जाए के एकर इलाज संभव है। लेकिन डॉक्टर अखिलेश पटेल लगातार यहाँ कैंसर से जुड़ी सर्जरी और जांच और सलाह दे रहे हैं। सर, कैंसर के विंध्य अपना कौन हिसाब से हुआ देखी थे कि विंध्य में कितना मरीज जो है इससे ग्रसित है, और यदि परसेंटेज वाइज में वर्गीकरण करी थे अपना, तो कितने जनसंख्या में या अबे कैंसर जैसा एक खतरनाक बीमारी जो है पहुंच चुकी है? बिल्कुल ठीक किया। कैंसर विंध्य क्षेत्र में एक छिपी हुई बीमारी थी। आज से जब 3 से 4 साल पहले आया तो कैंसर के नाम पे लोगों की समझ, परख, जानकारी इवन सभी में कम सी थी। उसे एक छुआछूत की बीमारी जैसा माना जाता था। हो भी जाता था तो लोग छिपा के रखते थे या बाहर जा नहीं पाते थे तो उस वजह से छिपा के रखते थे। जिनको हो जाता था तो धीरे से वो बाहर मुंबई, टाटा, भोपाल, इंदौर निकल जाते थे। 3 सालों में हमने जो ये मुहिम चला रखी है, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर के रोगी हमारे साथ मिलकर कैंसर की लड़ाई लड़ें, कैंसर से डरना नहीं है, हमारे साथ मिलकर लड़ना है, यही हमने स्लोगन दे रखा है। अच्छा, उसमें 3 साल में आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला। पहले कैंसर के प्रति लोगों की, अस्पताल की, वैसे नहीं कहूँगा पर कहूँ कि चिकित्सकों का, इन सब का रुझान कम था, बड़ा ही निगलेक्टेड करके इसको रखा गया था। अभी कैंसर के प्रति जागरूकता सबकी बढ़ गई है। इवन आप देखेंगे कि चिकित्सक भी अब इसमें काम करने लगे हैं, कुछ नए चिकित्सक भी आए हैं, और पत्रकार बंधु आप लोगों का भी इसमें अच्छा हमें मोटिवेशन मिला है। जागरूकता भी आप लोगों के माध्यम से फैलाई गई है। शासन प्रशासन में भी अब इस स्तर पे भी काम करने, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट के लिए भी एक योजना बनने करने की चालू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं 3 साल की हमारी मुहिम थी जिससे जन जागरूकता, शासन प्रशासन जागरूकता, ये सब में आई है। अब बात करें कैंसर की विंध्य क्षेत्र में जो हमारा अनुभव था, तो पुरुषों में मुख का कैंसर ज़्यादा है। सब जानते हैं गुटखा, तंबाकू जो यहाँ दबा लेते हैं ना गाल के पीछे, वो लंबे समय तक कोशिकाओं को जलाता रहता है, इरिटेट करता रहता है, और मुख का कैंसर 1 नंबर पे है। फिर पान, तंबाकू, गुटखा खाते हैं जो यहाँ जबान के नीचे रखते हैं, उनको जबान का कैंसर है। यानी मुख का कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहूँ कि पुरुषों में जो मैं देख रहा हूँ रीवा में, वो लिंग का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। अभी पिछले 6 महीने में हमने 5 या 7 हमने लिंग के कैंसर के ऑपरेशन किए। लोग उसको सामान्य, एक तो टैबू है लिंग कैंसर को, एक तो बोलने, करने, समझने, दिखाने में भी थोड़ा सा सहज महसूस नहीं करते हैं। पर हमने देखा कि कुछ भी दवाई गोली लगा कर रहे थे, एंटीबायोटिक खा रहे थे, हमने कहा साहब तो बीमारी ही अलग है, ये सामान्य एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होने वाले। फिर उनकी हमने जांच वाँच कराई, पता करा, बताया, समझाया, आज उनका सब आयुष्मान में सब ऑपरेशन हो गया, सब बढ़िया है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी को अपने जननांग या लिंग में कहीं भी छाले दिखते करते हैं तो चिकित्सक से ज़रूर मिले। तो ये हो गई पुरुषों की बात। हाँ, बड़े महानगरों में जैसे हमारे गुटखा, मुँह का कैंसर ज़्यादा है। यही आप साउथ वगैरह में जाओगे तो ये कैंसर नहीं मिलेगा मुँह का, वहाँ स्मोकिंग ज़्यादा है, सिगरेट या बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, तो वहाँ लंग्स का कैंसर ज़्यादा है, फेफड़े का कैंसर ज़्यादा है। तो जिस रीजन में जिस व्यसन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो कैंसर वहाँ ज़्यादा है। तो हमारे विंध्य क्षेत्र में मुख का कैंसर पुरुषों में। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर ज़्यादा है। अच्छा साहब, बच्चेदानी कैंसर होता ही 40 के बाद है सामान्यतः। अब 40 के बाद महिलाओं में ये होता है, उसके लक्षण ये रहते हैं कि ब्लीडिंग आते हैं, खून के थक्के आते हैं, मवाद आता है। तो गांव में सब ऐसा रहता है कि नहीं साहब महीना बंद होने वाला होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। ऐसे 6 महीने 8 महीने साल भर चला दिए, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं बंद हुआ, तब दिखाने आते हो। साल भर में बीमारी स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुँच जाती है।
अंदर ही अंदर बीमारी फैल जाती है। तो यही कहना है कि किसी भी महिलाओं को 35-40 की उम्र में है, महीनवारी तो ठीक है, पर अनियंत्रित ब्लीडिंग हो रही तो एक बार अपने चिकित्सक को जाके दिखा ले। एक छोटी सी पैप स्मेयर की जांच होती है, सरकारी अस्पतालों में तो साहब निःशुल्क उपलब्ध है, हम अपने यहाँ तो करते ही हैं। उस छोटी सी जाँच में इवन नग्न आँखों से भी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या सर्जन हैं जो इस विषय में काम करते हैं, वो देख करके बता सकते हैं कि सामान्य है कि असामान्य है। असामान्य है तो उसका इलाज अब उपलब्ध है। आयुष्मान योजना में भी ये बीमारी भी उपलब्ध है, हम लोग कर ही रहे हैं। तो बच्चेदानी के कैंसर में मैं ये कहूँगा कि जो भी 40 के ऊपर की महिलाएं हैं, असामयिक ब्लीडिंग हो रही है, आवाज़ जा रही है, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज लें। कैंसर, अच्छा मैं भी बता दूँ, बच्चेदानी का कैंसर ये तो शुरुआती अवस्था में है, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले की मर्जी से जितना जीवन मिला है उतना जीवन माताएँ बहनें जिएंगी, और लेट करेंगे तो फिर वो तकलीफ़ है। अच्छा, दूसरी बात करें तो दूसरा होता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर। महिलाओं में छाती कैंसर रीवा में दूसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि लैक्टेशन, दूध नहीं पिलाना, ये सब बहुत सारे उसके कारण है। या परिवार में उनकी माताओं में बहनों किसी को था तो वो भी अपने में आ सकता है। तो उसके लिए भी छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन कर देते हैं, कुछ दवाई गोली चलती है, 100% क्योर रहता है। पर उसके लक्षण यही हैं कि किसी भी माताओं बहनों को छाती में यदि कोई गठान महसूस होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और शुरुआती अवस्था में दिखाएंगे, इलाज अच्छा हो जाता है, कहीं कोई मौत नहीं होती है असामयिक, यदि आपने समय में कैंसर का इलाज लिया है। तो कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, अभी इसमें ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी भी अब चालू हो गई है, रेडिएशन वाली अच्छी मशीनें आ गई, वो भी चालू हो गई है। मतलब ये इसका इलाज अब बहुत एडवांस स्टेज में भी किया जा सकता है। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, भोपाल इंदौर जाने की नहीं है। आपके अपने शहर में भी उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में कुछ इलाज उपलब्ध है। हमारे यहाँ तो हम ऑपरेशन, कीमोथेरेपी सब दे ही रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है कैंसर के मरीजों को। अच्छा, ये भी कहूँगा, छुआछूत की भावना नहीं रखनी, कैंसर छूने से नहीं फैलता भाई। कैंसर के मरीजों को प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लगाव चाहिए, तो उसको साथ में रखें और उसका इलाज लें। जी चलिए, तो निश्चित तौर पर यह कैंसर जो एक वक्त रहा कि ओके लई तमाम तरह के लोगन के मन में भ्रांति रही, झाड़ फूँक बाबा और तमाम जो है ढोंग विद्या वालन के लगे जाए की आवश्यकता नहीं है। हमार मानव है, वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के सहारा लिए और निश्चित तौर पर यदि स्वस्थ रहे है तो यदि अपना स्वस्थ मानसिकता से हर कानून का करत जाप तो निश्चित तौर पर सफलता और स्वस्थ शरीर के कल्पना अपना जरूर कर सकी थे। डॉक्टर साहब, अब जब कैंसर की बात हो रही है और इस समय एक सबसे बड़ी, यदि ठीक है, ये तो जन्मन से चली आ रही बीमारी है और हालांकि ये में इलाज दर इलाज मुहैया हो रहा है, अपना पचन के माध्यम से लोगन का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लेकिन दिल के बीमारी, डॉक्टर तो ये हैं, अपना सर्जन हैं, सफल सर्जन हैं, तमाम तरह के पेशेंट अपना के लगे आवत है। और हम ये चाहिए थे कि यदि कोनो डॉक्टर का हम पकड़े हैं तो उसे वो तमाम चीज़ हम हासिल करी जो एक पेशेंट जो है ओके मन में चल रहा हो, वो जाने चाहते। दिल की बीमारी अमूमन इस समय देखा जा रहा है कि 20 से लेके 40 के बीच के जो युवा वर्ग है, जो मतलब इनके बीच में दिल के दौरा आवे की या जो एक दिक्कत है, या कौन वजह से है, काहे के वजह से है, और एक कैसा रोका जा सकता है यदि कबो समस्या हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि यंग एज ग्रुप में जो युवाओं हैं उसमें ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि जो भी एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, उनमें ज़्यादा है वर्कलोड, स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। तनाव, उनकी धड़कनें बढ़ी रहती हैं, बॉस कुछ बोल रहा है, मालिक कुछ बोल रहा है, टाइम पे ये साहब कंप्लीट करके देना है, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, एमएनसी में नहीं जा पाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं जा पाएंगे, साहब हमारा जर्मनी का टूर कैंसिल हो जाएगा, पासपोर्ट लगा है वहाँ देखना है, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, माता पिता की उधर चिंता है कि वो ऐसा है, छोटे भाई की पढ़ाई है या बहन की कोई दिक्कत है। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है उन युवाओं में जो जॉब है जिनके लिए जिम्मेदारी है। स्ट्रेस से क्या है, हार्ट में लोड बढ़ता है। और दूसरा साथ देखिए, जिनको स्ट्रेस है उनका खाना पीना और दिनचर्या भी ठीक नहीं रहती है। ऑफिस में कुछ भी खा रहे हैं, टिफ़िन आ रहा, लंच आ रहा, ठंडा खाना खा रहे हैं या ऐसा जंक फूड वाला खा रहे हैं, बर्गर ही खा लिया, चाय तो चलो कम पीते हैं जो कमेंसी में रहते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, दिन भर कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो भी कार्डियक की धड़कनों को बढ़ाता करता है। तो ये सारे फैक्टर इनमें है। अभी देखेंगे गाँव का एक जो बालक है या बालिका है, आराम से घूमते करते रहते हैं, कोई टेंशन
टेंशन, उनमें हार्ट अटैक नहीं देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, दिमाग से फ्री हैं, उनकी हार्ट की धड़कनें कंट्रोल हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, खाने पीने के लिए जो भी मिल रहा है भगवान की दया से बढ़िया खा पी रहे हैं, पाचन शक्ति भी सही है, तो वो स्ट्रेस। तो इसमें करें क्या? अब आती है कि साहब जॉब तो करनी ही पड़ेगी, तो करें क्या? तो करने के लिए यही है कि जो हमारे आदिकाल अनादिकाल से या सनातन धर्म से जो चीज़ें हैं, योगा, जो भी जॉब में है वो योगा करे। देखिए दवाइयों से आपकी धड़कन 110 है, 120 है, 130 है, सामान्यतः धड़कन हार्ट की 70 है, और आपकी धड़कन 120 130 चल रही है, तो हर 10 धड़कन बढ़ने में 10% हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है। यदि हमारी धड़कन 70 है तो कोई रिस्क नहीं है, 80 हो रही है तो 10% रिस्क, 90 हो रहा है तो 10% और, 100 हो रहा है तो और 10%, यानी 30% का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो कभी भी अपनी धड़कन देख करके देखें, यदि आपकी धड़कन बढ़ी हुई है तो आप स्वस्थ नहीं हैं, और ये हमेशा जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ पे ही होती है। तो क्या करें? दवाई तो हम दे देंगे तो 10% कम आ जाएगी, पर दवाई से कम आएगी, पर अंदर जो उथल पुथल चल रही है वो तो नहीं ठीक हो रही ना। तो उस उथल पुथल को ठीक करने के लिए आप योगा करें, प्राणायाम करें, यूट्यूब में देखें, बहुत सारे गुरुजी लोग हैं, कोई सा भी योगा अडॉप्ट कर लें, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, पर जो भी है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कपाल भारती है, जो कि आपके मन को और हृदय को शांत रखे, ध्यान लगाएं, कुछ भी करें तो आपका मन थोड़ा स्थिर होगा, उससे आपका नेचुरली जो हार्ट रेट बढ़ी हुई है वो नीचे आएगी और इन चीज़ों से दूर होंगे। चाय हमने मना ही कर दिया है शुरू में, और खाने पीने में हमने बोला एंटीऑक्सीडेंट, है ना, ऐसे ज़रूरी तत्व जैसे फल फूल, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले फल फूल ही रहते थे, वही खाते थे, क्योंकि पता था कि वो कोर है, वो सबसे अच्छा खाना है, फल और फूल वनस्पति, ये जो डायरेक्ट अपन खाते हैं, ये उबाल के खा रहे हैं तो ठीक है, वो तो समय के साथ लेना पड़ेगा, उतनी उपलब्धता भी नहीं है दुनिया में कि हम सारे लोग फल फूल पे ही आ जाएं, पर फल फूल को खाने का एक हिस्सा तो बनाओ। आप सुबह केला खाओ, सेव मिलता है तो सेव खाओ, पपीता मिलता है, रीजनल फ्रूट्स, मैं तो बोलता हूँ रीजनल फ्रूट्स खाओ। आप जरूरी नहीं कि सेव खाओ, शिमला में का सेव है तो शिमला वाले खाएं, रीवा वाले क्या हमारे यहाँ होता है, पपीता होता है पपीता खाओ, केला होता है केला खाओ, अमरूद होता है अमरूद खाओ। रीजनल फ्रूट्स रीजनल लोगों के लिए ही बने। कश्मीर वालों के लिए स्ट्रॉबेरी बनी है वो स्ट्रॉबेरी खाएं, शिमला वालों के लिए सेव बना है वो सेव खाएं, अमेरिकन के लिए कुछ और बना है वो और खाएं, पर हमारे लिए जो बने हम अपने फल को ज़रूर खाएं, सलाद खाएं, ध्यान लगाएं, टाइम पे उठें और टाइम पे सोएं। दिनचर्या 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले, इससे आपका हार्ट एकदम परफेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि युवा वर्ग में ऐसे दिक्कत हो रही है कि प्यार में पड़ी जाते तो दिल में लोड ज़्यादा पड़त हो भाई, वहू में तो चित्र दिले के बना रहा था, मोहब्बत प्यार और एहू में तो दिल में लोड बढ़ता ही हो, बढ़ता तो है, बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में धड़कनें तो उसमें बढ़ती हैं, लोगों की टेंडेंसी भी है, बीमार भी होते हैं लोग, सुसाइड भी कर लेते हैं, तो वो एक अलग मसला है, वो फिर एक अलग चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। पर इसको एक वैसे से रखें कि ध्यान रखेंगे तो प्यार मोहब्बत वाले में भी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जिम जैसे हैवी जिम का एक ट्रेडिशन चला हुआ है, लोग 6 पैक 8 पैक और तमाम जो है बॉडी बिल्डिंग जो है, अब जिम खुल चुकी हैं, प्रोटीन पाउडर का सप्लीमेंट लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हैवी वर्कआउट भी हार्ट को परेशान कर रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं आप लोगों से मैसेज दूंगा कि ये जो जिम करिए, जिम के साथ आप डाइटिशियन लगाइए जो आपके डाइट का प्लान करे। आप खुद से ही खुद के शरीर के लिए प्लान करते हो, ये एक प्रयोग है, आपका एक ही शरीर है, जो प्रयोग करके निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष को आप अपनाइए। आप अपने शरीर पे नहीं कि साहब फला आदमी केला खाता है तो हम केला खाएंगे, फला आदमी केवल अंडा खाता है तो हम केवल अंडा खाएंगे, फला आदमी केवल चिकन खाता है तो हम चिकन खाएंगे, फला आदमी केवल प्रोटीन का डब्बा इतना बड़ा खाता है हम वही खाएंगे। आप अपने शरीर पे प्रयोग मत करिए, आपके कुछ इनिशियली टेस्ट होंगे, उसके हिसाब से आपका पैमाना डिसाइड होगा। अच्छा, बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड मूवी आप देखते हैं, एक्टर कुछ समय के लिए मोटे रहते हैं, कुछ पतले, उनके पास ट्रेनर रहते हैं, उनके डाइटिशियन रहते हैं, वो उसके हिसाब से चलते हैं। नहीं तो यदि आप प्रोटीन डाइट ऐसा कीटो डाइट वगैरह कुछ खा रहे हैं, किडनी में लोड पड़ा, किडनी फेल हो जाती है। कितने युवाओं को देखा है कीटो डाइट प्रोटीन डाइट खाए, एक्सेप्टेबिलिटी बॉडी में नहीं थी, किडनी फेल हो गई, ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद भी 2-3 साल सर्वाइवल था, उसके बाद फिर वो अब नहीं रहे। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना हूँ जिम करें, बहुत अच्छा है, शारीरिक सौष्ठव, एक सामाजिक प्रतिष्ठा और ख़ुद को अच्छा दिखने की लालसा सभी में रहती है, वो होनी चाहिए, ठीक है, उसको करिए, पर एक हर चीज़ का नियम है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही करें। समय में जहां आपको उसमें आपके ट्रेनर या आपके डाइटिशियन की ज़रूरत है तो उनकी सलाह लेकर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे डॉक्टर अखिलेश पटेल सर, जिनका थोड़ा साफ तौर पर और बड़े सहज ढंग से उस सरल शब्दन में अपना
कैसा स्वस्थ रह सकी थे ओके खातिर सारी बात बताए दिन गए। हालांकि कोशिश हमहू करें व हर सवालन का पूछे कि जो शायद एक आम सवाल हैं, आम जनता से जुड़े सवाल हैं और जो हमका समझ में आवा वह सवाल हम पूछन। अखिलेश सर तक यह खबर पूरी मौजूद रही। अपना पंचे चाहब तक कमेंट बॉक्स में जाए के आपन जो निजी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में अपना डालब और सर अपना का और सर के टीम जो है उस सवालन के जवाब दे के प्रयास सरों के माध्यम से हुई। और निश्चित तौर पर हम चाही थे कि यदि कौनों में के ज़्यादा जटिल समस्या है ओके खातिर अपना सीधे डॉक्टर संपर्क करब, या महज एक बातचीत और जो वार्तालाप हो रहा है या तमाम वो मर्जन के खातिर आए हम कह रहे हैं कि जौने मर्जन का लोग हल्के से लेते हैं लेकिन समय बीत जाए के बाद उनका पता चला था कि यह अब लाइलाज हो चुका है। ऐसे जागरूक बनी, सतर्क हुई, सावधान हुई और अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर और जवाबदार हुई। सर का अपील करे चाहब चलत चलावत? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बघेली में बोल के कह दी तो अपना तो अब यहीं पार के आहन का कहूँ। हाँ, तो ठीक रहे के है, अच्छा निकाह खाना पीना खाए के है और योगा प्राणायाम ये सब करे के है। और कबो कौनो तकलीफ होती तो अपने आसपास के डॉक्टर जो भी उचित उपलब्ध है उनका सलाह लेक है और जौन वह बोला अपने डॉक्टर पे हमेशा विश्वास करे के है। जौन सलाह दे ही अपना खेती ठीक है सलाह दे। चलिए तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिर हुई नए डॉक्टर के साथ नई विधा, नई तकनीकन और नए बीमारी पर बात। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग